बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा आज का मौजू साले दवम उर्दू का एक अहम मज़मून, उर्दू बहैसियत कौमी ज़बान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इब्तदाई लेक्चर उर्दू के वाले से, जिसमें बताया गया था कि उर्दू मज़मून का तरीक़ाकार क्या होता है, उर्दू मज़मून का पैटर्न तरीक़ाकार, वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पैटर्न समझने में आसानी रहे। जी, तो शुरू करते हैं उर्दू बहैसियत कौमी ज़बान। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अजीज़ तुलबा, उर्दू कहने को तो हमारी कौमी ज़बान है, लेकिन हकीकत ये है कि उर्दू को अभी उसका जायज़ मकाम नहीं मिला। किताबी हद तक उर्दू ज़ुबान, एक मज़ाहिया कथा देखिए दिलावर फ़गार का। वो कहते हैं, एक यूनिवर्सिटी में किसी साहिब पोशाक से, एक यूनिवर्सिटी में किसी साहिब पोशाक से मैंने कहा, आप हैं क्या कोई सार्जेंट? कहने लगे, जनाब से मिस्टेक हो गई, आई एम हेड ऑफ द उर्दू डिपार्टमेंट। यह है अलमिया। बहरहाल शुरू करते हैं। आप जानते हैं मजमून के 3 हिस्से, इब्तदाइया 1 से 2 सफ़ात का, नफ्स मजमून 6 से 8 सफ़ात का, 1 से 2 सफ़ात का इख्तितामिया। हेडिंग्स नहीं बनानी होती, 8 से 10 सफ़ात लिखने होते हैं। हर सफ़ा शेरी और नसरी हवालों से मुज़य्यन होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं इब्तदाइये में कि कौम होती क्या है, कौम से मुराद क्या। देखिए, हमने देखने उर्दू बहैसियत कौमी ज़बान, तो पहले ये देखें कौम क्या होती है। तो इसको समझ लीजिए, अफराद का ऐसा मजमुआ जो किसी मखसूस इलाके में एक मरकज़ी निज़ाम के तहत रहता हो, उसको कौम कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, अफराद का एक ऐसा गिरोह जो किसी मखसूस इलाके में एक इज्तमाई या मुनज़्ज़म कानून के तहत रहता हो। यूँ समझ लें, उनका अपना इलाका हो, उनका अपना कानून हो, उनकी अपनी एक हुकूमत हो, तो उसको हम कौम कहेंगे। बिखरे हुए लोग, खाना बदोश लोग कौम नहीं कहलाते। तो अफराद का एक ऐसा मुनज़्ज़म गिरोह जो किसी एक जगह पर एक डिसिप्लिन के तहत, एक निज़ाम कानून के तहत रहता हो, उसको कौम कहते हैं। ये तो हो गया जी कौम से मुराद। ज़बान से मुराद क्या होता है? हम इब्तिदाइया देख रहे हैं तारुफ का। ज़बान जज्बात के इजहार का ज़रिया है। हम जो कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात, अपनी फीलिंग, अपनी ज़रूरियात, अपने एहसासात, अपने जज्बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जो अपनी इस ज़बान यानी टंग को हरकत देते हैं, उसको ज़बान कहते हैं। जाहिर है पहले कोई ज़बान नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ आवाज़ों ने हरूफ की शक्लें इख्तियार की, उन हरूफ ने अल्फाज की शक्लें इख्तियार की, ज़बान बनी, फिर बहुत सी ज़बानें बनती गईं। वक्त का भी उसमें अंसर रहा। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ औकात में ज़बानें बनती रहीं, तब्दील होती रहीं, बल्कि अब भी ज़बानें मुसलसल तब्दील हो रही हैं। बहरहाल ज़बान क्या है जी? इजहार का ज़रिया। आप अपनी बात जो दूसरों से इजहार करते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वो ज़बान हो गई। हमने देखा कौम से क्या मुराद है, ज़बान से क्या मुराद है। अब देखिए कौमी ज़बान से क्या मुराद है। यानी एक ऐसी ज़बान जिसको सारी कौम बोल सकती हो, समझ सकती हो। वैसे तो बहुत सी ज़बानें होती हैं, लेकिन कौमी ज़बान एक ही होती है। आप अगर हिंदुस्तान की मिसाल लें तो वहाँ 300 से ज़्यादा, बल्कि बाज़ जगह पे आता है 400 का भी आता है, 700 भी आता है, से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान है, इसमें
कम से कम 30 से ज़्यादा जिंदा ज़बानें इस वक्त मौजूद हैं। वैसे तो इस खिते में भी 300 से ज़्यादा ज़बानें बोली और समझी जाती हैं, लेकिन बड़ी और ज़िंदा ज़बानों में 30 से ज़्यादा है। मगर आप देखिए, हम पंजाब में हैं, पंजाबी हैं, हमें सिंधी ज़बान नहीं आती, तो हम सिंधी नहीं बोल सकते। सिंधी यहाँ आ जाए, पंजाबी नहीं बोल सकता, बलोची, पख्तून, मुख्तलिफ ज़बानें हैं। हर इलाके की अपनी तहजीब है, हर इलाके की अपनी सकाफत है, हर इलाके की अपनी ज़बान है। मगर कौमी ज़बान क्या होती है? एक ऐसी ज़बान जो पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में बोली जाए, समझी जाए। तो आप अजीज तलबा जानते हैं वो ज़बान उर्दू ही है। आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे में चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, उर्दू ज़बान को समझने वाले मौजूद हैं। यानी मैं पंजाबी हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, मैं अगर सिंध में जाता हूँ, मैं बलूचिस्तान में जाता हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा में जाता हूँ, मैं गिलगित बल्तिस्तान में जाता हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर में जाता हूँ, तो मुझे कोई इबलाग का मसला नहीं होगा, अपनी बात पहुँचाने का मसला नहीं होगा। तो उसको हम कहेंगे कौमी ज़बान, जिसको पूरी कौम बोल सके, सुन सके, समझ सके। यही कौमी ज़बान की अहमियत है कि ये पूरे मुल्क में राब्ते की ज़बान होती है। याद रखिए, किसी भी मुल्क में, किसी भी कौम में यकजहती पैदा करने के लिए दो ही चीज़ें होती हैं, या यूँ कहें दो चीज़ें मिलकर एक कौम को इकट्ठा करती हैं, एक ज़बान और दूसरा मज़हब। लोग मज़हब के नाम पे इकट्ठे होते हैं, गिरोह बनाते हैं, या ज़बान के नाम पे। आप पाकिस्तान की बात करें तो हम अक्सरियती तौर पर इस्लाम की लड़ी में परोए हुए हैं, अक्सरियती मज़हब इस्लाम है और ज़बान उर्दू है। जो मुसलमान नहीं भी हैं वो भी उर्दू बोलते और समझते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये तो था इस मज़मून का इब्तदाइया, जिसमें हमने देखा कौम से क्या मुराद है, ज़बान से क्या मुराद है, कौमी ज़बान से क्या मुराद है और कौमी ज़बान की अहमियत क्या हुआ करती है। ये इब्तदाइया था। इसके बाद मज़मून शुरू करते हैं जिसमें फैलाव आएगा, और उसके बाद किसी एक नुक्ते पर ख़त्म कर देंगे जिसको इख्तितामिया कहते हैं। हर पैराग्राफ से मतलब जो पॉइंट्स लिखे, एक पैराग्राफ है, आपने मज़मून को रट्टा नहीं मारना होता। मैं हर मज़मून में अर्ज़ करता हूँ, इन पॉइंट्स को ज़हन में रखें और इनको अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। मज़मून 8 से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल हो। जी, सबसे पहले देखिए नफ्स मज़मून में ज़बान वसीला इजहार। अभी आपसे बात की, मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, इजहार करना चाहता हूँ, अपनी बात दूसरे तक पहुँचाना चाहता हूँ, अपनी ज़रूरत बताना चाहता हूँ, अपनी सोच बताना चाहता हूँ, अपने जज्बात एहसासात बयान करना चाहता हूँ, तो वो ज़बान के ज़रिए बयान किए जाते हैं। ज़बान ही वसीला इजहार होती है। बल्कि यूँ कहें, सिर्फ इंसानों में ही नहीं, चरीन परिंद दरिंद सब की एक अपनी ज़बान है। अलग बात है हम उनकी ज़बान नहीं समझते, वो हमारी ज़बान नहीं समझते, लेकिन बहरहाल इबलाग, कम्युनिकेशन ज़बान के ज़रिए ही किया जाता है। किसी भी मुल्क की ज़बान कौमी उमंगों की तर्जुमान होती है। जब हम बात करेंगे कौमी ज़बान की, तो देखिए कौमी ज़बान क्या, जो पूरे मुल्क में बोली, सुनी और समझी जा रही है, तो वो कौमी ज़बान ही होती है जो कौमी उमंगों की तर्जमानी करती है। जब हम उर्दू की बात करेंगे, मजमून हमारा उर्दू वैसे तो कौमी ज़बान है, तो अब देखिए उर्दू हमारी कौमी उमंगों की तर्जमान ज़बान है, खूबसूरत ज़बान है, मोहब्बत की ज़बान है, अखुवत की ज़बान है। पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू ये समझते थे कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। यही वजह है कि उन्होंने हिंदी ज़बान के लिए एक तहरीक शुरू की कि हिंदी ज़बान को कौमी ज़बान बनाया जाए। आपने उर्दू के दूसरे चैप्टर में तश्कील पाकिस्तान में तफसील से देखा, उर्दू हिंदी तनाज़े के हवाले से। वो समझते थे कि उर्दू ज़बान मुसलमानों की नुमाइंदा ज़बान है, ये मुसलमानों की तहजीब व सकाफ़त की अक्कास है, इसलिए उर्दू की बजाय हिंदी ज़बान को सरकारी ज़बान करार दिया जाए। बड़े फसाद हुए, बड़े हंगामे हुए, बहुत मुसलमान शहीद हुए। तो इस तरह देखें कि कौमी बका, इस्तेहकाम और सालमियत के तकाजे पूरी करती है कौमी ज़बान। कौमी ज़बान से ही कौमी इस्तेहकाम है, कौमी सालमियत है, क्योंकि ये पूरी कौम की तर्जमानी करती है ज़बान, और यही अहमियत हुआ करती है किसी भी ज़बान की। जी, उर्दू ज़बान की तारीख़। उर्दू ज़बान बहुत पुरानी नहीं है, 300-350 साल इसकी तारीख़ है। दूसरी ज़बानों की निस्बत इतनी कदीम नहीं है, लेकिन बहुत कम अरसे में
اردو زبان نے اپنا لوہا منوایا، اپنی خوبصورتی کو تسلیم کروایا۔ مختلف تاریخ آپ دیکھیں کہ دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں ایک زبان سنسکرت ہے۔ سنسکرت زبان جب بر صغیر پاک و ہند میں آئی تو وہ برج بھاشا میں تبدیل ہوئی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں وہ برج بھاشا سے تبدیل ہو کر ہند کو یا ہندوی بنی۔ اس کے بعد مغلوں کے دور تک آتے آتے اس کو ریختہ کہا گیا، غالب نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اردو ہے جس کا نام دوسرا شعر تھا ذہن سے نکل گیا، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو وہ ریختہ زبان ہوئی۔ ریختہ سے یہ زبان بنی اردو معلیٰ، اس کو اردو معلیٰ کہا جاتا رہا، اور پھر اب اس کو صرف اردو زبان کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر تاریخ ہے، تفصیلی بات ہو سکتی ہے لیکن وقت کم ہوتا ہے تو مختصر ہی دیکھیں گے اس کو۔ اردو زبان کے فروغ میں دوسری قوموں کا کردار۔ اردو زبان کے فروغ میں صرف مسلمان ہی نہیں، یقیناً دوسری قوموں نے کردار ادا کیا۔ بہت اچھے ہندو شاعر ہیں جنہوں نے اردو میں شاعری کی، اردو نثر میں لکھا، بڑے بڑے اس میں نام آتے ہیں۔ ہندوؤں کا کردار ہے، انگریزوں کا بھی کردار رہا۔ جب انگریزوں کی حکومت آئی تو انگریزوں نے باقاعدہ اردو زبان کی سرپرستی کی، اگرچہ ان کے اپنے مفادات تھے۔ اردو کالج بنایا گیا، بہت سی چیزوں کا ترجمہ کیا گیا کتابوں کا، تو اردو کے فروغ میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں اور انگریزوں کا بھی کردار رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان مسلمانوں کی زبان بنتی گئی۔ اس پر مسلمان فاتحین، سابقہ فاتحین جو سینٹرل ایشیا سے آئے، فارسی کا غلبہ رہا، اسلام کے والے سے عربی کا غلبہ رہا، تو وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان اسلامی تشخص کی حامل زبان بنتی چلی گئی، اور اب یقیناً نہ صرف یہ اسلامی تشخص کی حامل زبان ہے بلکہ پاکستان کی قومی زبان بھی ہے۔ جی یہاں عزیز طلبہ ایک اہم بات ذہن میں رکھیے، پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا جو کسی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ آپ جانتے ہیں وہ دو قومی نظریہ تھا جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا۔ اس سے پہلے کبھی بھی کوئی قوم نظریے کی بنیاد پر نہیں بنی تھی۔ پہلا ملک پاکستان جو نظریے کی بنیاد پہ بنا، اگرچہ پاکستان کے بعد ایک اور ملک اسرائیل وہ بھی یہودی نظریے پہ بنا، لیکن پاکستان دنیا کا پہلا نظریاتی مملکت ہے اور سب سے بڑی نظریاتی مملکت۔ تو یاد رکھیں جو ملک نظریاتی ملک ہوتا ہے اس کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ہم جس نظریے کی بنیاد پہ بنے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس نظریے کو زندہ رکھیں، نئی نسل تک، نئی قوم تک منتقل کریں۔ اگر ہم نے اپنی نظریاتی بنیادوں کو کھو دیا تو پھر اس ملک کا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہم نظریاتی ملک ہیں۔ عزیز طلبہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں 9ویں 10ویں اور 11ویں 12ویں چاروں کلاسوں میں اردو لازمی مضمون کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، اسلامیات کو لازمی مضمون کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، اسی لیے تاکہ اسلام کے ذریعے بچوں کو اسلام سے روشناسی ہو، روشناس ہوں، ان میں اسلامی اقدار پیدا ہوں، اردو کے ذریعے وہ اپنی تہذیب ثقافت سے واقفیت حاصل کریں۔ ہم نظریاتی مملکت ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے نظریات کو زندہ رکھنا، یہ ایک اور اہمیت ہے اردو زبان کی۔ اردو زبان بحیثیت قومی زبان، عزیز طلبہ آپ سب جانتے ہیں حضرت قائد اعظم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان، یہ 1948 میں ڈھاکہ میں آپ نے فرمایا تھا، اگر ترقی کی راہ پر شاہراہ پر گامزن ہونا ہے تو اردو ہی سرکاری زبان ہو سکتی ہے، اور میری رائے میں ذاتی زبان صرف اردو ہی ہے۔ یہ حضرت قائد نے فرمایا بنگال میں۔ تو قرار تو دے دیا گیا اردو کو قومی زبان، لیکن آپ سب جانتے ہیں صرف زبانی حد تک اردو قومی زبان ہے، مگر اپنے جائز حق سے محروم ہے۔ یہ ہم پہلے دیکھ چکے، ملک کے طول و عرض میں رابطے کی زبان پورے ملک میں سمجھا بولا جاتا ہے، کہنے کو اردو قومی زبان ہے مگر اردو اپنے جائز حق سے محروم ہے۔ اب دیکھیے آج بھی سرکاری خط و کتابت
इंग्लिश में होती है, रजिस्टर इंग्लिश में बनते हैं, अहकाम, नोटिफिकेशन, सर्कुलर इंग्लिश में जारी किए जाते हैं, अदालती फैसले अंग्रेजी ज़बान में होते हैं। तो फिर काहे की उर्दू कौमी ज़बान? सिर्फ ज़बानी हद तक उर्दू कौमी ज़बान है। हकीकत है उर्दू को अभी तक उसका जायज़ मकाम नहीं मिला। आप यकीनन जानते हैं, आपने मुताले पाकिस्तान में पढ़ा होगा कि 1973 के आइन में ये वाज़िया तौर पे करार दिया गया था कि अगले 10 साल के अंदर अंदर उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान होगी। उर्दू को कौमी ज़बान बनाने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे और 10 साल बाद उर्दू को नाफिज कर दिया जाएगा, यानी पाकिस्तान की कौमी सरकारी ज़बान उर्दू होगी। ये 1973 के आइन में लिख दिया गया। तो उसके मुताबिक तो 1983 में उर्दू को सरकारी और कौमी ज़बान बनना था, मगर फिर करार दिया गया कि अभी वो उतना काम नहीं हुआ उर्दू पर, तो अगले 10 साल में होगी। और अगले 10 साल बाद फिर एक तरमीम कर दी गई कि मज़ीद अगले 10 साल में होगी, मगर अभी तक उर्दू अपने जायज़ हक़ से महरूम है। यहाँ ज़हन में फितरी तौर पर सवाल पैदा होता है, ऐसा क्यों है? तो अज़ीज़ तलबाब के सामने मैंने लिख दिया, ये हुक्मरानों की ज़हनी ग़ुलामी है। बदकिस्मती से हमें आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा अरसा बीत गया, मगर आज भी हम ज़हनी तौर पर अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं। हम मुंह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी बोलने में फ़ख्र महसूस करते हैं, हम अंग्रेज़ी लिबास में फ़ख्र महसूस करते हैं, हम अंग्रेज़ी खाने खाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। ये है वो ज़हनी ग़ुलामी। हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस्मानी तौर पर तो आज़ाद हो चुके, मगर ज़हनी तौर पर आज भी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं। इस इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी, और ख़ास तौर पर हमारे हुक्मरान एहसास कमतरी का शिकार हैं। वो समझते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान नहीं है। आप ये देखिए, आपको एक आसान सी मिसाल दूँ जो आप लिख भी सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन के जब सालाना इजलास होते हैं, सरबराह आते हैं, तो सरबराहान की अक्सरियत अपनी कौमी ज़बान में तकरीर करती है, मगर हमारी तारीख उठाकर देख लें, ज़्यादातर सरबराहान ने वहाँ जाके अंग्रेज़ी लिबास पहनकर अंग्रेज़ी में तकरीर की पाकिस्तान में, जबकि हमारे हमसाया मुल्क भारत में उनके सरबराह अपने कौमी लिबास में जाते हैं और अपनी कौमी ज़बान में तकरीर करते हैं। याद रखिए, वही कौमें तरक्की करती हैं, वही कौमें आगे निकलती हैं जो अपनी ज़बान पर फ़ख्र करती हैं, मगर हमें अपनी ज़बान की बजाय अंग्रेज़ी पर फ़ख्र है, और हम समझते हैं कि अंग्रेज़ी सीखे बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। अज़ीज़ तलबा ज़हन में रखें, मैं अंग्रेज़ी की मुखालफत नहीं कर रहा, अंग्रेज़ी ज़रूर सीखें, बैनुल-अक़वामी ज़बान है, उसके बगैर भी गुजारा नहीं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कौमी ज़बान को नज़रअंदाज कर दें, कौमी ज़बान को फरामोश कर दें। ये हुक्मरानों की ज़हनी ग़ुलामी है कि आज भी उर्दू को उसका जायज़ मकाम नहीं मिला। हालांकि उर्दू खूबसूरत ज़बान है, मीठी ज़बान है, मगर हम अपनी ज़बान की बजाय दूसरों की ज़बान बोलते हैं। हमारे सामने बहुत सी मिसालें हैं तरक्की याफ्ता मुल्कों की। अब जापान की मिसाल ले लें, आप चीन की मिसाल ले लें, वो अपनी ज़बान में तालीम देते हैं, मगर हमारे यहाँ एहसास कमतरी क्या है? हमारे तमाम मज़ामीन अंग्रेज़ी ज़बान में होते हैं। बच्चे ना उसको बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, ना तफ़हीम कर सकते हैं, ना मौसर इब्लाग कर सकते हैं। नतीजा ये होता है कि वो माहिर नहीं बन सकते। उर्दू तो ऐसी मीठी ज़बान, शेर देखिए, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, अगरचे कम लोग रह गए। सैकड़ों और भी दुनिया में ज़बानें हैं मगर, सैकड़ों और भी दुनिया में ज़बानें हैं मगर, जिस पे मरती है फसाहत वो ज़बान है उर्दू। बड़ी फसी व बलीग ज़बान है उर्दू, खूबसूरत ज़बान है, मगर क्या किया जाए, हमारी एहसास कमतरी से हम नहीं निकल पा रहे। शहदो शक्कर से शीरीं उर्दू ज़बान हमारी, शहदो शक्कर से शीरीं उर्दू ज़बान हमारी, सारे होती है जिसके बोले मीठी ज़बान हमारी। एक आसान सा शेर आप सब जानते हैं, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाव सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। खूबसूरत ज़बान, मीठी ज़बान, लेकिन एहसास कमतरी है हुक्मरानों का। उर्दू को उसका जायज़ मकाम नहीं दिया जा रहा, उर्दू को सरकारी ज़बान नहीं बनाया जा रहा।
اردو کو وہ حق نہیں دیا جا رہا جو اس کا حق بنتا ہے۔ اس چیز کا ڈر ہے، امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید اردو مزید زوال کا شکار ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے، ہم قومی زبان پر توجہ دیں، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ دو اشعار دیکھیے، ترجمانی کرتے ہیں۔ زبانیں کاٹ کے رکھ دی گئیں نفرت کے خنجر سے، زبانیں کاٹ کے رکھ دی گئیں نفرت کے خنجر سے، کانوں میں اب الفاظ کے رس کون گھولے گا۔ زبانیں کاٹ کے رکھ دی گئیں نفرت کے خنجر سے، کانوں میں اب الفاظ کے رس کون گھولے گا۔ اب اس عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ ڈر ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ ایک سوالیہ نشان ہے اردو کے مستقبل کے حوالے سے۔ ہمیں ذاتی طور پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کردار ادا کرنا ہے اردو کے فروغ کے لیے، اردو کی ترقی کے لیے۔ یاد رکھیے، اپنی زبان اپنائے بغیر ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اغیار کی زبان اپنا کر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ابھی میں نے عرض کی، بہت سے ملکوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور جس طرح آپ کو عرض کیا بھی، اردو کو سرکاری اور قومی زبان بنانے کی ضرورت اور افادیت، ضرورت ہے کہ اردو کو سرکاری زبان بنایا جائے۔ ایک آپ کو لطیفہ سناؤ، اس کو لطیفہ نہ سمجھیے گا، سچا واقعہ ہے جس کو میں لطیفے کی شکل میں سنا رہا ہوں۔ چند سال پہلے حکومت پاکستان نے تمام سرکاری محکموں کو حکم جاری کیا کہ اردو کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں، دفاتر میں اردو زبان بولی جائے، احکامات اردو میں دیے جائیں، تمام رجسٹرز اردو میں مرتب کیے جائیں تاکہ قومی زبان کو فروغ ملے۔ یہ حکومت پاکستان نے حکم جاری کیا، اور مزے کی بات سنیں، یہ حکم اور نوٹیفکیشن انگریزی زبان میں جاری کیا گیا، یعنی انگریزی زبان میں جاری کیا گیا محکموں کو حکم کہ اردو کے فروغ کے لیے کردار ادا کریں۔ مجھے بتائیں، اس کو میں لطیفہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ اس میں حکمرانوں کی بے حسی بھی ہے، ان کی ذہنی غلامی بھی چھپی ہوئی ہے۔ جب تک ہم اردو کو سرکاری اور قومی زبان نہیں بنائیں گے، بات بنے گی نہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو عرض کی، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کی ضرورت ہے۔ تمام ترقی یافتہ ملکوں میں مدر لینگویج، مادری زبان میں ہی تعلیم دی جاتی ہے۔ چین میں چینی میں، جاپان میں جاپانی میں، ان کو انگلش آتی ہے لیکن وہ اپنی قومی زبان بولتے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ پڑوسی ملک بھارت میں بھی مجھے پتا چلا کہ ہم یہ پاکستانی پنجاب جو بھارتی پنجاب ہے، وہاں میڈیکل طلباء اور انجینئرنگ کے طلباء کو بھی پنجابی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ بڑے قابل ڈاکٹر، قابل انجینئرز ہیں۔ لیکن پاکستان میں المیہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ یہی ایک بات ہے جو رکاوٹ ہے ہماری تعلیم و ترقی میں۔ ضرورت ہے کہ کم از کم 8ویں جماعت تک، ابتدائی جماعتوں تک اردو کو ہی ذریعہ تعلیم بنایا جائے، انگریزی کی بجائے۔ ترقی یافتہ قومیں اور قومی زبان، ابھی آپ سے عرض کی، جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے ہی ترقی کی، نہ کہ دوسروں کی زبان کے ذریعے۔ صرف پوائنٹس لکھے، یہ آپ سے بات ہو چکی۔ فرمانے قائد اعظم واضح طور پر انہوں نے فرمایا تھا کہ صرف اور صرف اردو ہی پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ ضرورت ہے کہ قائد کے فرمان کے مطابق، اور ابھی آپ کو عرض کی 1973 کے آئین کے مطابق یہ تقاضا ہے کہ اردو کو قومی زبان بنایا جائے، اردو کو سرکاری زبان بنایا جائے، اردو کو دفتری زبان بنایا جائے، اور اردو کو تعلیمی زبان بھی بنایا جائے۔ اب یہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اردو زبان میں سائنس کی تعلیم ممکن نہیں ہے، کیونکہ سائنس کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، ٹرمینالوجی ہوتی ہیں، جن کا اردو میں ترجمہ موجود نہیں ہے۔ تو جناب یہ کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ جاپان نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا ہے، چینیوں نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا ہے، تو وہ ہم سے بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں، بہت اچھے انجینئرز ہیں، بہت اچھے سائنٹسٹ ہیں۔ ہاں، ہماری غفلت ضرور ہے۔ ضرورت ہے کہ سائنسی اصطلاحات کو اردو میں ڈھالا جائے، ان کے اردو تراجم کیے جائیں، اور اصطلاحات، ٹرمینالوجی اتنی آسان فہم ہو کہ سمجھ آ سکے۔ اس پر یقیناً کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایک فیصلہ کر لیں گے، نیک نیتی سے فیصلہ کر لیں گے کہ اردو کو سرکاری زبان بنانا ہے، قومی زبان بنانا ہے، تعلیم کی زبان بنانا ہے، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس پہ بھی کام ہونا چاہیے، حکومت کو بھی کام کرنا چاہیے،
आलिम फाजिल लोगों को, अदीबों, साइंटिस्ट को भी काम करना चाहिए। हम सब का फ़र्ज़ बनता है, मेरा आपका, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि उर्दू की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। कौमी ज़बान के फ़रोग़ के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत, ये हमें इसके लिए फ़ौरन, कहते हैं ना, जो एमरजेंसी नाफिज करनी होगी, फ़ौरी इक़दामात करने होंगे। अब फ़ौरी इक़दामात क्या हो सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने की मिसाल दूं। मेरा छोटा बेटा, वही बात, क्योंकि बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो इंग्लिश में उसको काउंटिंग आती है, एक से इतनी बड़ी सुने, उर्दू में नहीं आती, और वही बात करता है, पापा आप मुझसे उर्दू में ना सुने, उन नहीं सर। तो मैं उसके साथ, जब अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों क्रिकेट खेलता हूं, तो एक शर्त होती है कि जब रन्स बनाए जाएंगे तो आपने रन्स को उर्दू में गिनना है, 1 2 3 में काउंट नहीं करना, 11 12 13 14 इस तरह बमुश्किल उसको उर्दू सिखाएं। तो पेरेंट्स का काम बनता है, वालिदैन का काम बनता है, घर में बच्चों को उर्दू सिखाएं, उनको उर्दू की अहमियत बताएं। ये काम हमें इनफरादी सतह पर भी करना होगा, असातिज़ा को भी करना होगा, वालिदैन को भी करना होगा, हुकूमत को भी। हम किसी एक को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, इसमें तुलबा, वालिदैन, असातिज़ा, हुकूमत सबको अपना अपना फौरी किरदार अदा करना होगा। ज़रूरत है इस बात की कि कौमी ज़बान की अहमियत के बारे में शऊर उजागर किया जाए, बताया जाए कि कौमी ज़बान की अहमियत क्या होती है। कौमी ज़बान सीख कर ही अफराद, कौमें, नस्लें, मुआशरे तरक्की करते हैं। कौमी ज़बान को नज़रअंदाज करके तरक्की नहीं की जा सकती। तो ये पॉइंट्स हो गए, आपको भी अर्ज़ की, हर पॉइंट दरअसल पैराग्राफ है। वाइंड अप करते हैं, बात को फैलाना नहीं है। आपने इब्तिदाई से एक बात शुरू की, नफ्स उन्होंने फैलाई, और अब एक जगह पर मुर्तकिज़ करके, यानी बात को एक सेंट्रलाइज पॉइंट पर लाकर हम ख़त्म करते हैं। इख्तितामिया क्या होगा, कौमी तामीर और तरक्की सिर्फ कौमी ज़बान से ही मुमकिन। मैं हर दफ़ा अर्ज़ करता हूँ, इख्तितामिया में कोई नई बात नहीं होती, जो आपने जितनी बात की होती है तवील, उसको दोबारा इख्तिसार से इस तरह से बयान करना होता है कि मुमतिन को पता चल जाए कि मजमून ख़त्म हो रहा है। यूँ ना लगे कि मजमून अचानक ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि किसी एक मरकज़ी नुक्ते पर आकर ख़त्म हो। तो आप दोबारा बताएंगे कि किसी भी मुल्क की कौमी तरक्की में ज़बान का बहुत अहम किरदार होता है। ज़बान को तरक्की दिए बगैर, कौमी ज़बान को तरक्की दिए बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। कौमें इस चीज़ की गवाह है कि जिन कौमों ने अपनी ज़बान को अपनाया उन्होंने तरक्की की, और जिन्होंने अपनी ज़बान की बजाय दूसरी ज़बानों को तरक्की की, वो अच्छे ग़ुलाम तो बने, अच्छे नौकर तो बने, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बने। दूरदर्श इक़दामात की ज़रूरत, जिसको इंग्लिश में माज़रत के साथ मैं उर्दू की बात करूं, लेकिन ज़बान अल्फाज अंग्रेज़ी के बोल रहा हूं कि तुलबा को वो बेहतर समझ आते हैं, दूरदर्श शायद समझ ना आए, लेकिन अगर इंग्लिश में कहूं फॉर रीचिंग कंसिक्वेंसेस, यानी ऐसे इक़दामात करने होंगे, स्टेप्स लेने होंगे जिनके देर पा असरात हों, दूर तक असरात हों, फौरी नहीं। हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी, ऐसे अहकामात बनाने होंगे कि वक्त के साथ साथ उर्दू ज़बान को फ़रोग़ हासिल हो, बका हासिल हो, और उर्दू ज़बान में तराजम हो साइंस के, साइंसी इस्तिलाहात के, ताकि आने वाली नस्लें ये शिकवा ना करें कि उर्दू में इस्तिलाहात नहीं है, उर्दू में साइंस की तालीम मुमकिन नहीं है। इसके लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। उर्दू को इनफरादी और इज्तमाई तौर पर अपनाने की ज़रूरत है। जब तक हम इनफरादी तौर पर कोशिश नहीं करेंगे, इज्तमाई तौर पर कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक उर्दू को फ़रोग़ हासिल नहीं होगा। और याद रखिए, जब तक हम उर्दू को फ़रोग़ नहीं देंगे, उर्दू के लिए काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक ना हम इनफरादी तौर पर तरक्की कर सकते हैं, ना हम इज्तमाई तौर पर तरक्की कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, मैंने कोशिश की मुख्तसर लफ्ज़ों में ये पॉइंट्स बयान करने की। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। खुश रहिए, इम्तिहान की तैयारी करते रहिए, अच्छे नंबर लें, माँ बाप की तवक्कुआत पर पूरे उतरें, अपने सपनों को पूरा करें। प्रोफेसर मुशर्रफ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।